Hello students, today this is the third part of the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. In the previous videos we studied about the tradition of Orientalism, grave errors of the East, education for commerce. We knew about the wood dispatch also. What happened to the local schools? तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो स्कूल एजुकेशन यहाँ पर जो चेंजेस किए उससे पहले यहाँ पर जो लोकल स्कूल्स थे कैसे चलते थे. सो वी न्यू अबाउट दिस विद द हेल्प ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द विलियम मैडम. जो विलियम मैडम ने एक रिपोर्ट बनाई थी, सर्वे किया था यहाँ के स्कूल्स का, तो उससे हमने जाना यहाँ के लोकल स्कूल्स के बारे में. वी न्यू अबाउट द न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश. उन्होंने जो यहाँ के शिक्षा में जो चेंजेस किए, जो एजुकेशन चेंजेस किए. सो टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद द टॉपिक द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन. तो नेशनल एजुकेशन के लिए जो एजेंडा था उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. British officials were not the only people thinking about education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education. तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे दे थॉट अबाउट एजुकेशन इन इंडिया. तो उन्होंने इंडिया में एजुकेशन के बारे में सोचा, बढ़ाया और चेंजेस किए. लेकिन केवल ब्रिटिश ही नहीं थे जिन्होंने इंडियन एजुकेशन के बारे में सोचा, बल्कि अर्ली 19th सेंचुरी के शुरुआत में कई भारतीय विचारक, चिंतक ऐसे थे जिन्होंने एजुकेशन के बारे में सोचा यहाँ की कि उसे बहुत फैलाना चाहिए इंडिया में एजुकेशन को, इसमें सुधार होने चाहिए. इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, क्योंकि उस समय यूरोप में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुके थे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था वहाँ पर और साइंस में काफ़ी ग्रो कर रहा था, तो उससे ये काफ़ी क्या थे, इम्प्रेस थे. सम इंडियन फेल्ट द वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया. तो कुछ इंडियंस ने ये महसूस किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, क्योंकि उससे काफ़ी डेवलपमेंट किया था यूरोप में, तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये इंडिया को मॉडर्नाइज करने में काफ़ी मदद करेगा. दे अर्ज्ड द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स. तो उन्होंने सुझाव दिया ब्रिटिश को कि वे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलें, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और साथ ही एजुकेशन पे पहले से ज़्यादा खर्चा करें. You will read about some of these efforts in chapter 9. There were other Indians. इसके अलावा देखिए कुछ इंडियंस तो ऐसे थे, अभी आपने पढ़ा, they were impressed by the Western education. But there were other Indians, however, who reacted against Western education. जिन्होंने देखिए जो वेस्टर्न एजुकेशन है उन्होंने इसके अगेंस्ट रिएक्ट किया. महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स. और ऐसे जो थिंकर्स थे जिनमें महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जो मेन अगर बात करें, ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध किया. सो व्हाई डिड दे वर अगेंस्ट अबाउट Western education. Let us look at what they had to say. English education has enslaved us. तो उनका क्या मानना था, जो इंग्लिश एजुकेशन है, अंग्रेजी शिक्षा है, वो हमें गुलाम बना रही है फिर से. महात्मा गांधी argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians.
तो उन्होंने ये सुझाव दिया था, उन्होंने अपना तर्क रखा महात्मा गांधी ने कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, जो ब्रिटिश एजुकेशन है, वो एक तरह से यहाँ के जो लोग हैं इंडिया के, उनमें हीनता का बोध उत्पन्न कर रही है उनके माइंड में. इट मेड देम सी वेस्टर्न civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. तो उनका ये मानना था कि इस तरह वे वेस्टर्न एजुकेशन को, जो वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे हैं इंडियंस यहाँ पर, वे वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा सुपीरियर मान रहे हैं इंडियन एजुकेशन से. एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर. और साथ ही इससे देखिए जो उनका एक खुद का जो कल्चर था, सभ्यता थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है. देयर वॉज पॉइजन इन द दिस एजुकेशन. गांधी जी मानते थे कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उन्होंने क्या माना कि देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, इसमें क्या है, एक तरह का जहर है. सेड महात्मा गांधी, ऐसा किसने कहा, महात्मा गांधी ने. इट वॉज सिंफुल, ये काफ़ी सिंफुल, यानी कि इसमें पाप है. इट इंस्लेव इंडियंस, और साथ ही ये इंडियंस को फिर से गुलाम बना रही है. इट कास्ट एन एविल स्पेल ऑन देम, और साथ ही जो इंडियंस हैं उनमें एक क्या कर रही हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. चार्म्ड बाय द वेस्ट, एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट. और साथ ही वे सभी इंडियन जो एजुकेशन ले रहे हैं, वे सभी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो वेस्ट से आ रही हैं. इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल. और साथ ही वे ब्रिटिश रूल को ही क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जो ब्रिटिश रूल है उसे पसंद कर रहे हैं. महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. महात्मा गांधी ये चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंडियंस, जो भारतीय लोग हैं, उनके भीतर एक डिग्निटी का, आत्मसम्मान का जो भाव है वो उत्पन्न करें और सेल्फ रिस्पेक्ट भी उत्पन्न करें. ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज्ड स्टूडेंट्स to leave educational institution in order to show the British that Indians were no longer willing to be enslaved. और साथ ही उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो उनके संस्थान हैं जहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती है, उन्हें छोड़ देना चाहिए, जो उन्हें क्या बना रही है, इंस्लेव बना रही है. महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ought to be the medium of teaching. उनका ये मानना था कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, वही टीचिंग का माध्यम होनी चाहिए, न कि वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेज. एजुकेशन इज इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स. वो मानते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पर जो मीडियम है, जो टीचिंग मीडियम है, जो इंग्लिश है, उससे जो इंडियंस हैं उनके बीच आपस में ही दूरी बढ़ रही है, वे अपनी सोसाइटी से दूर भाग रहे हैं. एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स. और साथ ही वे अपने ही देश में, अपने ही मातृभूमि में अननोन होते जा रहे हैं, स्ट्रेंजर बनते जा रहे हैं. स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, डिस्पाइनिंग लोकल कल्चर एंड इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस. और साथ ही वे मानते थे कि इंग्लिश एजुकेशन से वे अपने कल्चर से दूर भाग रहे हैं, और साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनसे जुड़ना भी वे भूलते जा रहे हैं. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल लैंग्वेज. तो महात्मा गांधी का मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो किस पे फोकस है, केवल रीडिंग और राइटिंग पे, रेदर देन ओरल लैंग्वेज, यानी कि इसमें जो मौखिक जो ज्ञान है वो नहीं है, केवल इसमें पढ़ना और लिखना है. इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रेदर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. साथ ही मानते थे जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये केवल किस पे बेस है, टेक्स्ट बुक यानी किताबों पर, इसमें केवल किताबी ज्ञान है,
बल्कि इसमें जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, यानी कि जो एक्सपीरियंस हम करते हैं और जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका इसमें अभाव है। He argued that education ought to be develop a person's mind and soul. गांधी जी का यह मानना था कि जो एजुकेशन है उसका जो मकसद होना चाहिए कि वो एक इंसान के अंदर एक अच्छा माइंड और सोल को डेवलप करे। लिटरेरी लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। तो जो साहित्य है अगर हम उसे केवल पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं तो वो कोई एजुकेशन नहीं है, उसे गिना नहीं जा सकता एज अ एजुकेशन। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स। जो लोग हैं उन्हें वर्क करना होगा अपने हाथों से। लर्न अ क्राफ्ट, उन्हें कोई एक क्राफ्ट सीखनी होगी। एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और साथ ये सीखना होगा कि अलग अलग चीज़ें कैसे ऑपरेट की जा सकती हैं, कैसे संचालित की जाती हैं। तो जैसा कि आपको बताया, महात्मा गांधी दे वांटेड प्रैक्टिकल एजुकेशन। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। और ये मानते थे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे क्या होगा, एक तो कैपेसिटी बनेगी और साथ ही वे अधिक से अधिक सीखेंगे। एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स स्प्रेड, जैसे जैसे ये राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वे फैली, अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगिन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन। तो कुछ और भी ऐसे थिंकर्स थे, विचारक थे, जिन्होंने एक नेशनल एजुकेशन के बारे में सोचना शुरू किया, विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय द ब्रिटिश। और ऐसी एजुकेशन जो डिफरेंट हो अंग्रेजी शिक्षा से। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, तो टैगोर के बारे में पढ़ेंगे कि अबोर्ड ऑफ पीस क्या है। मैनी ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन, तो आप लोगों में से कई ने सुना होगा शांति निकेतन के बारे में। डू यू नो वाई इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एंड बाई होम, क्या आप जानते हैं कि ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया और किसके द्वारा किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया। एज अ चाइल्ड, जब वे बच्चे थे, छोटे बच्चे, टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, तो टैगोर को स्कूल जाना पसंद नहीं था। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव, तो उन्हें काफ़ी घुटन महसूस होती थी स्कूल के भीतर। द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन, उन्हें स्कूल किसकी तरह लगती थी, प्रिजन यानी कि जेल की तरह लगती थी। फॉर ही कुड नेवर डू वट ही फेल्ट लाइक डूइंग, क्योंकि वहाँ पर वे चीज़ें नहीं कर पाते थे जो वास्तव में वे चाहते थे। सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, लेट्स नो। सो वाइल अदर चिल्ड्रेन लिसन टू द टीचर, तो जिस समय बाकी बच्चे टीचर को सुनते थे, टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे, तो जो टैगोर थे उनका माइंड कहीं और ही चलता था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता सेव्ड टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन, तो जब वे कलकत्ता में उनके स्कूल के दिन चल रहे थे, वे पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके मन में एजुकेशन के बारे में कई विचार आए। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, तो अपने ग्रोइंग अप एज में वे चाहते थे ऐसे स्कूल सेटअप करना जहाँ पर बच्चे फ्री क्या रहें, खुश रहें। वेयर सी कुड बी फ्री, जहाँ पर बच्चे स्वतंत्र रह सकें। वेयर सी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स, जहाँ पर वे सीख सकें जो उनके खुद के विचार हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकें, और जो उनके डिज़ायर हैं, जो इच्छाएं हैं। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड और टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, तो वे मानते थे कि जो चाइल्डहुड है वो एक ऐसा समय है जहाँ पर बच्चा सेल्फ लर्निंग करता है, खुद ही सीखता है। आउटसाइड द रिगिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग
discipline of the schooling system set up by the British. Teaching teachers had to be imaginative, understand the child and help the child develop her curiosity. तो रविन्द्रनाथ टैगोर मानते थे कि जो टीचर है उसे इमेजिनेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और साथ ही बच्चे को जानना चाहिए, उसे साइकोलॉजी को जानना चाहिए बच्चे की, और साथ ही बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसके अंदर क्यूरियोसिटी वो डेवलप करने में वे मदद करे जो टीचर होते हैं. अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के अनुसार द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल द नेचुरल डिज़ायर. जो उस समय के ब्रिटिश स्कूल थे जहाँ जो क्लासरूम के अंदर चल रहे थे, तो वे बच्चे के नेचुरल जो डिजायर्स हैं उसे ख़त्म कर रहे थे. ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, जो कि बच्चे को क्रिएटिव बना सकते थे. हर सेंस ऑफ वंडर. टैगोर वाज ऑफ द व्यू दैट रिलेटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज्ड. तो जो टैगोर थे उनका जो व्यू था एक क्रिएटिव लर्निंग उसे इनकरेज करने का, ओनली विद अ नेचुरल इन्वायरमेंट. तो ये मानते थे कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो कैसे इनकरेज हो सकती है, केवल नेचुरल इन्वायरमेंट में, प्रकृति के साथ जुड़कर. सो ही चूज टू सेटअप अ स्कूल, सेटअप हिज स्कूल. तो उन्होंने अपने स्कूल को सेटअप किया 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता, 100 किलोमीटर दूर कलकत्ता से, इन अ रूरल सेटिंग, एक ग्रामीण इलाके में. ही सॉ इट एज अ अबोर्ड ऑफ पीस. तो उन्होंने इसे किसके रूप में देखा, अबोर्ड ऑफ पीस, जो बाद में कहलाया शांति निकेतन. वेयर लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर. तो यहाँ पर चारों ओर नेचर था और इसी नेचर में बच्चे सीखते थे. चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी. बच्चे जो उनकी नेचुरल क्रिएटिविटी होती थी, खुद की जो रचनात्मकता होती थी, उसे वे कल्टिवेट यानी कि उसे उत्पन्न करते थे. इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इज सिमिलर वेज. तो अभी तक जैसे हमने टैगोर और महात्मा गांधी के विचार पढ़े, तो कहीं ना कहीं दोनों के जो थॉट थे वे समान थे, सिमिलर थे. देयर वर हावेवर, जो भी हो, डिफरेंसेस टू, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी थे. गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी. जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, और जो वे मशीनों की पूजा किया करते थे और जो उनकी टेक्नोलॉजी होती थी, इन सभी को महात्मा गांधी ने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया. बट टैगोर वांटेड टू combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition. लेकिन कुछ चीज़ों को टैगोर ने यहाँ पर कंबाइन किया वेस्टर्न एजुकेशन से भी. ही emphasized the need to teach science and technology. साथ ही उन्होंने इस पर जोर दिया किसकी शिक्षा पर, साइंस और टेक्नोलॉजी, एट शांति निकेतन, अलॉन्ग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस. तो देखिए यहाँ पर ये अंतर था कि इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी जो वेस्टर्न एजुकेशन से ली गई थी उन्हें भी यहाँ पर शिक्षा में जोड़ा. Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national educational system could be fashioned. Some wanting changes with the system set up by the British. तो देखिए कई इंडिविजुअल्स और कई थिंकर्स उन्होंने भी इंडियन एजुकेशन, इंडियन नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट किया. वे चाहते थे कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए, एंड फेल दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल. और वे चाहते थे कि जो नेशनल एजुकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को यहाँ पर उनमें फैलाई जाए. अदर अर्ज दैट अल्टरनेटिव सिस्टम्स, और कुछ अन्य सिस्टम्स को भी के लिए भी यहाँ पर सुझाव दिया. बी created so that people were educated into a culture that was truly national. तो उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन के बारे में सुझाव दिया जो ट्रूली नेशनल हो. Who was to define what was truly national? The debate also what this national education
ought to be continued till after independence। और अभी भी ये नेशनल एजुकेशन है, ये अभी भी चर्चा का मुद्दा है। किसके बाद? इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। So students, here you in this picture you can see children playing in a missionary school in कोयम्बटूर अर्ली 20th सेंचुरी। तो अर्ली 20th सेंचुरी में कोयम्बटूर में कुछ बच्चे यहाँ पर एक मिशनरी स्कूल में खेल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों को खेलते हुए। बाय द मिड 19th सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वेर बीइंग सेट अप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। तो देखिए पहले से यहाँ पर जो गर्ल्स थी उनके एजुकेशन के लिए यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी इन इंडिया, लेकिन यहाँ पर कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज ने यहाँ पर शुरू किया था इसे। एंड इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, और साथ ही कुछ इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये गर्ल्स स्कूल शुरू किए यहाँ पर। So student, with this topic, this chapter ends here. I hope you understood it well. So, thanks for watching.